हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेम्स जॉयस के नॉवल अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें जेम्स के बारे में। इन बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि जेम्स की लाइफ और इस नॉवल के मेन कैरेक्टर की लाइफ सिमिलर है। तो बात करते हैं जेम्स की। जेम्स एक आयरिश राइटर थे, एक इम्पॉर्टेंट ऑथर रहे हैं वो 20th सेंचुरी के, जिनका जन्म डबलिन आयरलैंड में हुआ था। उनका काम इसलिए फेमस रहा है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल यूज ऑफ लैंग्वेज, इंट्रिकेट स्ट्रक्चर और एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर फोकस करा करते थे। जेम्स एक कैथोलिक मिडिल क्लास फैमिली से थे जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रही थी। उनके फादर जॉन एक अल्कोहलिक थे, एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, नाकामयाब बिजनेसमैन थे। और उनकी मदर मैरी उनकी जिंदगी की सेंट्रल फिगर थी। जेम्स एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने कई स्कूलों में डबलिन के पढ़ाई की है, लेकिन वो अपनी फैमिली के सर्कमस्टेंस से, फैमिली रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद वो मूव करते हैं 1920 में पेरिस में। वो पेरिस के अलावा कई यूरोपियन सिटीज़ में रहे भी हैं ड्यू टू हिज डिल्यूजमेंट विथ आइलैंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस क्लाइमेट। और अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन उनका एक फेमस काम रहा है, तो उन्होंने 1960 में लिखा था। दोस्तों, ये नॉवल एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जिसमें उन्होंने कहीं हद तक अपनी स्टोरी को इस नॉवल में दिखाया है। नॉवल के मेन कैरेक्टर का नाम है स्टीफन डेडलस। जैसे स्टीफन जो है आयरिश नेशनलिज्म और फैमिली के रिस्ट्रिक्शन से निकलकर अपनी आइडेंटिटी बनाता है एज एन आर्टिस्ट। ये नॉवल पहली बार पब्लिश हुई थी द ईगोइस्ट मैगजीन में इन 1914 टू 1915। कंप्लीट हुई थी ये पूरी नॉवल 1916 में। उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बेस्ड है ये नॉवल। ये एक्सपीरियंस जब वो डबलिन में आयरलैंड में थे उन्होंने फेस किए थे, और कैसे डबलिन से निकलकर अपनी ड्रीम्स को उन्होंने एज एन आर्टिस्ट अचीव किया था, उसके बारे में उन्होंने ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन नॉवल डिस्कस करने से पहले इसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको नॉवल की स्टोरी और भी अच्छे से समझ में आ जाए। इस नॉवल का पहला कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है स्टीफन डेडलस, जो कि एक यंग आयरिश मैन है जो अपनी पर्सनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की जर्नी से गुजरता है। स्टोरी उसके बचपन से लेकर अडल्टहुड तक के सफ़र को फॉलो करती है, जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी, फैमिली, रिलीजन और एक आर्टिस्ट बनने की इच्छा के साथ स्ट्रगल करता है। स्टीफन काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव है, मतलब कि वो हर चीज़ को ऑब्जर्व और एनालाइज करता है। एक सेंसिटिव लड़का है और अपनी दुनिया में कन्फ्लिक्टेड रहता है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, डिसअपॉइंटेड रहता है। उसका कैरेक्टर इंडिविजुअल फ्रीडम और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की सर्च को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपनी फैमिली और सोसाइटी से दूर होता चला जाता है। स्टीफन काफ़ी लोग जेम्स जॉयस का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, क्योंकि दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों के एक्सपीरियंस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, और दोनों की अपब्रिंगिंग आयरिश में हुई है, जहाँ पे उन दोनों ने ही स्ट्रगल फेस किए हैं। नेक्स्ट करेक्टर है साइमन डेडलस, जो कि स्टीफन का फादर है। वो इस नॉवल में एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। उसकी लाइफ में जो पुरानी जनरेशन के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो उसको रिप्रेजेंट करता है। साइमन एक ऐसा इंसान है जो फाइनेंशियल और पर्सनल मुश्किलों से गुजर रहा है, और वो थोड़ा ट्रैजिक करेक्टर लग रहा है। वो पीता रहता है, मतलब वो अल्कोहलिक है, और अपनी पास्ट ग्लोरीज को और प्राइड को लेकर ज़्यादा कंसर्न रहता है, मतलब जो भी उसने पास्ट में अचीव किया है उस पर बहुत गर्व करता है। लेकिन फैमिली मैटर्स को लेकर वो काफ़ी केयरलेस है और इररिस्पॉन्सिबल है, मतलब अपनी फैमिली में इतना इन्वॉल्व नहीं है। स्टीफन और साइमन के बीच रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा खराब है, क्योंकि स्टीफन इंटेलेक्चुअली ज़्यादा एडवांस्ड है,
मतलब कि उसमें ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा समझ है, और वो उन वैल्यूज़ को जो साइमन रखता है, जो साइमन की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और बिलीफ है, स्टीफन उसको नहीं मानता। साइमन का कैरेक्टर पुरानी जनरेशन के फेलियर्स और ट्रेडिशन और प्रोग्रेस के बीच के एक कन्फ्लिक्ट को सिंबलाइज करता है। बेसिकली साइमन के कैरेक्टर से हमें पता चलता है कि दो जनरेशन में कितना ज़्यादा गैप है, अपनी अपनी बिलीफ, अपनी अपनी वैल्यूज़ को क्योंकि होल्ड करते हैं दोनों ही जनरेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैरी डेडलस, जो कि स्टीफन की मदर है और वो एक ट्रेडिशनल आयरिश औरत भी है। वो स्टीफन की लाइफ में रिलीजियस और मॉरल फोर्सेस को, मॉरल इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, जिनके साथ वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रही है। नॉवल में स्टीफन और उनके बीच में काफ़ी दूरियां देखने को मिली है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग सोच रखते हैं। कि मैरी जो है वो विश्वास करती है अपने स्ट्रिक्ट कैथोलिक बिलीफ पर, वहीं पे स्टीफन फ्रीडम में बिलीव करता है, आज़ादी में बिलीव करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसके बावजूद स्टीफन को अपनी माँ के लिए गिल्ट और ऑब्लिगेशन का एहसास होता है, खासकर जब वो इमोशनल मूवमेंट में होता है। वो लगता है उसके माँ के प्रति उसका एक फ़र्ज़ है, एक ड्यूटी है। नेक्स्ट करेक्टर है फादर अर्नोल्ड, जो कि एक प्रीस्ट है, जो एक स्कूल में स्टीफन को पढ़ाते हैं। वो स्टीफन के रिलीजियस लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर तब जब स्टीफन इंटेंस रिलीजियस गिल्ट एक्सपीरियंस कर रहा होता है। फादर अर्नोल्ड के जो स्पीचेस है, जो टॉक्स हैं, वो खासकर पाप मतलब सिन और डैमनेशन के बारे में होती है, मतलब पनिशमेंट के बारे में होती है। उनको डीपली अफेक्ट करती हैं ये बातें, वो इन डिस्गस्टिंग बातों से गुजरना पड़ता है। फादर अर्नोल्ड का कैरेक्टर कैथोलिक चर्च के अथॉरिटी और स्टीफन के वर्ल्ड व्यू पर उसके इफ़ेक्ट को दिखाता है। ये कैरेक्टर स्टीफन के इंटरनल स्ट्रगल को दिखाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो रिलीजियस डिवोशन और पर्सनल फ्रीडम के बीच में होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रैनली। क्रैनली स्टीफन की यूनिवर्सिटी के दोस्तों में से एक क्लोज फ्रेंड है, और उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो स्टीफन के आइडियाज़ को चैलेंज करने और उसके साथ डीप कन्वर्सेशन में इंगेज होने वाले कुछ लोगों में से एक है। क्रैनले अक्सर स्टीफन के थॉट्स का साउंडिंग बोर्ड बन जाता है और उसके स्ट्रगल की गहराइयों को समझने वाला एक दोस्त है। हालांकि उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल कनेक्शन है, लेकिन स्टीफन अपनी आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस और क्रैनले के ट्रेडिशनल व्यूज़ के बीच का डिफरेंस नहीं रिकंसाइल कर पाता। दोनों के बीच के जो व्यूज़ है उनका जो डिफरेंस है उसको पूरा नहीं कर पाता। क्रैनले एक ऐसा दोस्त का रिप्रेजेंटेशन है जो ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप, लॉयल्टी के आइडिया से कनेक्टेड है, और उनका रिलेशनशिप एडमायरेशन, इंटेलेक्चुअल बॉन्ड और सबटल टेंशन का मिक्सचर है। क्योंकि क्रैनले एक ट्रेडिशनल व्यू को रखता है, वहीं पे स्टीफन के व्यूज़ अलग है, वो थोड़ा मॉडर्न है। करेक्टर है डेविन। डेविन स्टीफन का एक और यूनिवर्सिटी का दोस्त है, जो ज़्यादा नेशनलिस्टिक और पॉलिटिकल इंगेज व्यू पॉइंट रखता है। वो आयरिश इंडिपेंडेंस में इंटरेस्ट रखता है और अक्सर स्टीफन को कन्विंस करता है कि वो भी नेशनलिस्ट कॉज को ज्वाइन करे। वहाँ पे डेवन और स्टीफन के बीच में भी एक गैप है, जहाँ पे डेवन आयरलैंड के नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे जो स्टीफन है वो उस जगह से भागने की इच्छा रखता है, मतलब कि वो आयरलैंड में रहना ही नहीं चाहता। डेवन का देशभक्ति का एग्जाम्पल है डेवन। वहीं पे जो स्टीफन है वो अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में दिखाया गया है, जो उसकी पर्सनल फ्रीडम को लिमिट करता है। डेविन वो प्रेशर सिंबलाइज करता है जो स्टीफन पर डाला जाता है कि वो आयरिश नेशनलिज्म को अपनाए, लेकिन स्टीफन आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस के लिए उसको रिजेक्ट कर देता है। कैरेक्टर्स के अलावा कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि द बॉयज एट स्कूल, जो कि स्टीफन के क्लासमेट होते हैं, और द लेडी, द वुमेन इन ब्रॉथल। तो पहले बॉयज़ की बात करते हैं। स्टीफन के स्कूल के लड़के, जिनमें
कुछ बुलीज हैं और कुछ दोस्त भी हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जो बार बार स्टीफन को परेशान करते रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्टीफन के साथ दोस्ती भी निभाते हैं। ये सारे बॉयज़ उसके डेवलपमेंट में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ये उस सोशल और एजुकेशनल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें स्टीफन को अपने आप को डेवलप करना पड़ा था। इन लड़कों के साथ का जो इंट्रैक्शन है उससे स्टीफन को सोशल हिरार्की, पीयर प्रेशर और इंडिविजुअल आइडेंटिटी की जो स्ट्रगल्स है वो समझ में आए थे। सोशल हिरार्की मतलब क्लास सिस्टम, रिच पुअर। पीयर प्रेशर मतलब जो सोसाइटी के नॉर्म्स और ट्रेडिशनल वैल्यूज होते हैं, एक इंसान को उन्हीं वैल्यूज पे चलना है। जैसे कि 25 साल की उम्र में शादी कर लो, एग्जाम्पल है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी की, एक इंसान के पास जॉब होनी चाहिए, एक इंसान के पास इतने पैसे तो होने चाहिए कि वो घर खरीद सके। मतलब ऐसी कुछ सोशल वैल्यूज़ हैं, बिलीफ हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ बिलीफ हैं जो सोसाइटी लोगों पे थोपती है। तो स्टीफन को ये सारी चीज़ें समझ में आई थी, इन सारी चीज़ों के स्ट्रगल समझ में आए थे जब वो स्कूल में पढ़ता था। कुछ लड़के स्टीफन को अपने बचपन में मिस्चीवियस में, शैतानी में इन्वॉल्व कर लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे जो हैं वो चैलेंजिंग होते हैं, मतलब कि वो स्टीफन को परेशान करते हैं, बुली करते हैं। ये क्लासमेट स्टीफन के ग्रोथ और उसके सोशल नॉर्म से दूर होने का मिरर बन जाते हैं। अब बात करते हैं उस लेडी की। ये औरत स्टीफन की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो उसके फ्यूचर के बारे में होता है। एक ब्रॉथल विजिट के दौरान स्टीफन इस औरत से मिलता है और उनके एनकाउंटर्स में, मतलब उनकी मुलाकात में, वो समझता है कि अपने आर्टिस्टिक विजन को फॉलो करने के लिए उसे सोसाइटल कन्वेंशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। मतलब सोसाइटी के जो वैल्यूज़ बिलीव्स हैं उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये जो मुलाकात थी स्टीफन के ट्रेडिशनल मॉरलिटी, रिलीजियस गिल्ट और डिज़ायर पर इम्पोज लिमिटेशन को रिजेक्ट करने का सिंबल है। ये औरत उस फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन को सिंबलाइज करती है जो स्टीफन को अल्टीमेटली चूज करना पड़ता है। दोस्तों, इन सब कैरेक्टर का अलग अलग पर्पस रहा है स्टीफन की लाइफ में, जो उसके सेल्फ रियलाइजेशन और आर्टिस्टिक फ्रीडम की जर्नी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आई होप आपको कैरेक्टर्स के बारे में समझ में आ गया हो। अगर आपको किसी कैरेक्टर का प्रॉपर कैरेक्टर एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आई होप आपको कैरेक्टर्स के बारे में समझ में आ गया होगा, स्टोरी भी लगभग लगभग समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बार हम स्टोरी को पढ़ते हैं जिससे सब कुछ क्लियर हो जाए। स्टोरी की शुरुआत होती है एक छोटे स्टीफन के साथ, मतलब कि जब स्टीफन छोटा था, जो बस एक बच्चा ही था और डबलिन आइलैंड में रहता था। स्टीफन की फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान था, मतलब कि उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे थे जिससे वो बस गुजारा ही कर पा रहे थे। उसके फादर साइमन एक इररिस्पॉन्सिबल, एक केयरलेस इंसान थे जिसे अपनी फैमिली की कोई परवाह थी ही नहीं। वो अक्सर पीता ही रहता था, शराब पीता रहता था। और उनकी जो माँ थी, स्टीफन की मदर मैरी, वो एक बहुत ही रिलीजियस औरत थी। स्टीफन जब छोटा था तो उसकी जो मेमोरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हैं, तो कुछ थोड़ी थोड़ी बातें याद हैं बचपन की उसे। और वो अपने आसपास की दुनिया को सेंसरी इम्प्रेशन के रूप में समझता था, कि हर चीज़ को फील करना एकदम क्लियर इवेंट्स की तरह। पहले पार्ट में नॉवल के स्टीफन को दुनिया का पता चलता है एक बच्चे के नज़रिए से, एक बच्चे के वजह से। उसकी फैमिली एक छोटे से घर में रहती है और वो अक्सर अपनी फादर के केयर फ्री एटीट्यूड और अपनी मदर के रिलीजियस डिवोशन के बीच के टेंशन को महसूस कर पाता है। कि एक तरफ जो बाप है वो तो शराबी है, दूसरी तरफ माँ है वो पूजा पाठ करने वाली है, तो दोनों के बीच में एक गैप है। उस गैप को स्टीफन अच्छे से समझ पाता था। स्कूल में स्टीफन को प्रीस्ट का एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फेस करना पड़ता है। टीचर्स है, जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो उसकी यंग माइंड पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं। वो रिलीजियस टीचिंग का वेट फील करता है, मतलब ये जो रिलीजियस चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भरी है। खासकर वो जो फादर अर्नोल्ड
उसको सिन और पनिशमेंट के जो कॉन्सेप्ट समझाते रहते हैं, जो कि उसके मन में एक डिस्गस्टिंग फीलिंग क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप से ही इंटरनली लड़े जा रहा है। जैसे जैसे स्टीफन बड़ा होता है, वो ज़्यादा फॉर्मल स्कूल में पढ़ने लगता है। यहाँ पे वो अपने लाइफ में पहली बार कन्फ्लिक्ट को फील करता है, स्ट्रगल को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, जहाँ उसकी इंडिविजुअल डिज़ायर मतलब उसकी खुद की इच्छाएं और स्ट्रिक्ट कैथोलिक एनवायरनमेंट के बीच में एक फ्रिक्शन होती है। मतलब कि जो स्टीफन की इच्छा है और जो कैथोलिक स्कूल के जो बिलीफ है, उन दोनों के बीच में गैप है, एक डिस्टेंस है। इस वक्त वो गिल्ट और रिलीजियस डिसिप्लिन के थीम काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं उसकी लाइफ में इस वक्त पे। स्कूल के जो प्रीस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट को पाप और पुण्य के बारे में बताते हैं, पनिशमेंट के बारे में कंटिन्यूसली बताते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें पाप लगेगा, भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, फिर तुम्हें पनिशमेंट सहनी पड़ेगी। तो स्टीफन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है इस पनिशमेंट के डर से। सिग्निफिकेंट इवेंट होता है जब स्टीफन को किसी गलत काम के लिए पनिशमेंट मिलती है, जैसे कि उसने कोई गलत वर्ड यूज़ करा हो, अब्यूज़ करा हो। तो उस वक्त पे स्टीफन को डीप इंट्रोस्पेक्शन का मोमेंट मिलता है। अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को एग्जामिन करने का मौका मिलता है, और वो हेल के डर से ज़्यादा ही ओवरलोड हो जाता है जब वो समझता है कि वो रिलीजियस आइडल्स पे उतना नहीं उतर रहा है। तो अब तक हमने जाना स्टीफन एक स्कूल में पढ़ता है, एक रिलीजियस स्कूल में, जहाँ पे जो फादर है, प्रीस्ट है, जो टीचर्स हैं उसके, वो उसको बिबिकल नॉलेज देते हैं, बाइबल की नॉलेज देते हैं, और वो ज़्यादातर उसको सिन मतलब पाप और पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को ही ये बार बार याद कराते रहते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। जिसकी वजह से स्टीफन के मन में एक डर बैठ गया है, पनिशमेंट का डर, हेल का डर। लेकिन जैसे जैसे स्टीफन का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, मतलब कि उसको ज़्यादा नॉलेज मिलती है, वो धीरे धीरे इन रिलीजियस टीचिंग को चैलेंज करने लगता है। उसका अब माइंड ओपन होने लगता है, और वो समझने लगता है कि वो जो समझ रहा है, जो उसके अंदर जो डर बैठ रहा है, वो कितना गलत है, और ऐसा होना भी सही नहीं है। इस इंटरनल कन्फ्लिक्ट काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट मोमेंट रहा है स्टीफन की लाइफ में, क्योंकि ये स्टीफन की ग्रोथ का एक मेजर पार्ट बन जाता है। जब स्टीफन थोड़ा और बड़ा होता है, तब वो अपने फादर के फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रगल को क्लियरली देखने लगता है। साइमन, जो स्टीफन का फादर है, वो अपनी जो पुरानी जो उसके काम थे, उसकी जो ग्लोरी थी, उन चीज़ों को याद करता है और अपनी लाइफ को वेस्ट करता है। तो पुरानी बातों को सोचता है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, और जो आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इग्नोर कर देता है। इससे स्टीफन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल साइड अपने फादर के ये जो आउटडेटेड और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ना, उसको नहीं समझ पाता। स्टीफन को अपने फादर की लाइफ को देख के लगता है कि वो अपने पोटेंशियल को नहीं समझ पाया। साइमन के साथ उसका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है, और ये जनरेशन कन्फ्लिक्ट को दिखाता है कि दो जनरेशन में कितनी दूरियां हैं। स्टीफन अपने फादर के ट्रेडिशनल बिलीफ और लाइफस्टाइल से दूर जाने लगता है। तो पहले तो शुरुआत में कहानी के आपने देखा कि वो ज़्यादा ही परेशान था कि उसके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके जो फादर जैसे बिहेव करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल है, इन सारी चीज़ों को वो सोचता रहता है। लेकिन धीरे धीरे उस वो अपनी फैमिली के इशू से दूर होता है, और अपने अपने खुद पर, अपनी खुद की ग्रोथ पर और अपने आर्टिस्टिक होने पर फोकस करने लगता है। स्टीफन अब एडोलेंस के वक्त में आ जाता है, मतलब टीनेज लाइफ में आ गया है वो। अब वो अपने इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच का बैलेंस समझने की कोशिश कर रहा है। वो इन रिलीजियस बातों को, रिलीजियस बिलीफ को सीरियसली समझने लगता है, और अपने आप को कॉन्स्टेंटली गिल्ट और सिन के कॉन्सेप्ट में डाल लेता है। मतलब उसको लगता है कि यार मैंने सही में कुछ गलतियाँ की हैं, ऐसे काम किए हैं जो शायद सही में पाप थे, और उन पाप की वजह से मैं एक रिग्रेट में हूँ, एक गिल्ट में हूँ।
पूरी तरह से इन चीज़ों में ही घुस जाता है। स्टीफन को लगता है कि वो अपने सिंस को रिजॉल्व करने में फेल हो गया है, मतलब कि वो अपने जो पाप उसने किए हैं उससे भाग नहीं सकता, और वो अपने आप को मन में ही टॉर्चर करने लगता है, मतलब वो ओवर थिंकिंग करता है इन बातों को लेकर। लेकिन ये वक्त उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का भी है। वो लिटरेचर और फिलॉसफी पढ़ने लगता है और अपने थॉट्स को एक्सपेंड करता है। जितना ज़्यादा वो पढ़ाई करता है उतना ही वो कैथोलिक टीचिंग को क्वेश्चन करता है, रिलीजियस चीज़ों को क्वेश्चन करने लगता है। ये उसके इंटरनल कन्फ्लिक्ट, उसके करेक्टर को डीपली इन्फ्लुएंस करती हैं ये बातें। इसके अलावा एक ऐसा वक्त पर जब स्टीफन काफ़ी इमोशनली और मेंटली कंफ्यूज था, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उस वक्त पे वो एक ब्रॉथल में जाता है, एक कोठे में जाता है और वहाँ एक वुमेन से मिलता है। ये एनकाउंटर, ये मुलाकात स्टीफन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, एक टर्निंग पॉइंट थी उसकी लाइफ का। वहाँ स्टीफन को अपनी आर्टिस्टिक आइडेंटिटी समझ आती है, अपनी क्वालिटीज़, अपनी आइडेंटिटी के बारे में वो समझ पाता है। ये वुमेन सोसाइटी के रूल्स और रिस्ट्रिक्शन से फ्री है ये औरत, और वो स्टीफन को दिखाती है कि अगर उसको अपनी आर्ट को परस्यू करना है तो उसे भी पुराने गिल्ट को छोड़ना पड़ेगा। मतलब वो औरत उसको एक लाइफ लेसन देती है कि मैं एक औरत होके, जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं औरतों के लिए, रिस्ट्रिक्शन लगाई है औरतों पे, मैं तो इन्हें फॉलो नहीं करती हूँ। और अगर तुम्हें भी अपना करियर परस्यू करना है, आर्टिस्टिक करियर परस्यू करना है, तो ये गिल्ट छोड़ दो, अपने बारे में बुरा सोचना छोड़ दो। स्टीफन को रियलाइज़ होता है कि वो अपनी आर्टिस्टिक सेल्फ को फुल्ली एम्ब्रेस करने के लिए उसे ट्रेडिशनल मॉरलिटी और रिलीजियस नॉर्म को रिजेक्ट करना होगा। मतलब कि सोसाइटी के जो बिलीफ हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, उसको भूल कर उसको अपनी आर्टिस्टिक जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मूवमेंट स्टीफन के लिए एक आज़ादी भरा मूवमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ के लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन का भी मूवमेंट था, क्योंकि उसे अपनी पुरानी लाइफ, पुरानी सोच को पूरी तरह से छोड़ना था। जैसे जैसे स्टीफन बड़ा होता है वो आयरिश नेशनलिज्म और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को समझने लगता है। मतलब उसकी कंट्री जो है आयरिश, उसके अंदर जो पॉलिटिकल इश्यूज है, जो लोगों के मन में जो नेशनलिज्म की भावना है, उसको समझता है वो। उसका दोस्त डेविन, वो एक पैशनेट नेशनलिस्ट है, मतलब अपने देश से, अपने देश के मूवमेंट में ज़्यादा ही डिवोटेड है। वो स्टीफन को कन्विंस करता है कि वो भी इस आयरिश इंडिपेंडेंस की तरफ अपनी लॉयल्टी, अपनी ईमानदारी दिखाए। लेकिन स्टीफन नेशनलिज्म को रिजेक्ट कर देता है। वो समझता है कि नेशनलिज्म भी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, मतलब कि नेशनलिज्म की वजह से वो अपनी जो फ्रीडम है उसको एंजॉय नहीं कर सकता, जो उसकी पर्सनल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेगी। स्टीफन का ये डिसीजन उसकी सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिविजुअलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट था। वो समझता है कि नेशनलिज्म एक और फॉर्म है जिसमें सोसाइटी उसे अपनी वैल्यूज इम्पोज कर रही है, और स्टीफन अपनी आर्ट और फ्रीडम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है। ये रिजेक्शन स्टीफन को और भी आइसोलेटेड बना देता है, अकेला बना देता है, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों से दूर होने लगता है। अब यूनिवर्सिटी के टाइम पर स्टीफन एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे वो ज़्यादा फोकस हो जाता है। वो लिटरेचर और फिलॉसफी में ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेता है। वो अपनी इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक आइडेंटिटी को समझने लगता है। अपने दोस्तों के साथ, खासकर क्लैनले के साथ, वो इंटेंस डिस्कशन, मतलब गहरे डिस्कशन करता है, जहाँ पे वो से अपने सारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है। क्रैनले जो कि एक ट्रेडिशनल थिंकर है, मतलब उसके लिए जो भी उसके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे स्टीफन के आइडियाज़ को चैलेंज करता है, लेकिन स्टीफन अपनी आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता है। जितना ज़्यादा स्टीफन अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करता है, उतने ही ज़्यादा क्रैनली के साथ उसकी दोस्ती में दूरी आने लगती है। क्रैनली की ट्रेडिशनल व्यूज़ और स्टीफन के आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस के बीच में एक दूरी आ जाती है, और वो दूरी उन दोनों की दोस्ती का एक टेस्ट होती है। अल्टीमेटली स्टीफन की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब होता है जब वो डिसाइड करता है उसे आयरलैंड छोड़ना होगा।
वो समझता है कि अपनी आर्टिस्टिक आइडेंटिटी को अगर मुझे पाना है तो उसे अपने कैथोलिक चर्च, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को तोड़ना होगा। ये डिसीजन स्टीफ़न के लिए भी ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर जाने का डिसीजन लेता है। नॉवल के लास्ट सीन में स्टीफ़न अपनी फैमिली और सोसाइटी से ब्रेक कर लेता है और अपनी नई लाइफ के तरफ कदम बढ़ाता है। ये मूवमेंट उसकी इंटेलेक्चुअल और इमोशनल स्ट्रगल को दिखाता है और ये दिखाता है कि उसने अपनी आर्टिस्टिक फ्रीडम को चूज करा है। पर फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट हो गया है। तो इस नॉवल में अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन की कहानी है जिसमें स्टीफन अपने इंटेलेक्चुअल और इमोशनल ग्रोथ को लेकर दिखाई दिया है। अपनी रिलीजियस, फैमिली, सोसाइटल रिस्ट्रिक्शन से वो लड़ा ताकि वो आर्टिस्टिक आइडेंटिटी, अपनी फ्रीडम को पा सके। लास्ट में वो अपनी पुरानी लाइफ से दूर होकर अपनी आर्ट के लिए अपने रास्ते खोल देता है। दोस्तों, आई होप आपको ये नॉवल समझ में आ गई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।